हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं क्या लेके आई हूँ? आज मैं लेकर आई हूँ हमारा दुबई स्कूल सिस्टम। ओके, ये वीडियो उनके लिए है जिनके बच्चे 4 से 6 साल के बीच में हैं और जो KG 1 क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर उनको दुबई मूव करने वाले हैं और या फिर उनको जानना है जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन कि बाहर के कंट्रीज में लाइक दुबई यूएई इन लोगों इन जगह पे किस तरह के एजुकेशन सिस्टम है बच्चों के लिए। तो ये वीडियो उनके लिए है। आप ये वीडियो को लास्ट तक वॉच कर सकते हैं क्योंकि अब मैं इस वीडियो में वो दिखाऊंगी कि मेरा जो बच्चा है क्यान, वो KG 1 क्लास उसने पास आउट करा है और मेरे पास उसके बुक्स है और मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। दोनों के बीच में एक हम लोग कंपैरिजन देख सकते हैं। कोई भी ये कुछ कंपैरिजन उस टाइप का नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, बल्कि मैं आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग देना चाहती हूँ कि क्या डिफरेंस मैंने फील करा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन। और मैं ये क्यों देने के लिए एलिजिबल हूँ क्योंकि मेरी जो बेटी है मायरा, जो कि 9 इयर्स की है, उसका KG 1 मैंने इंडिया में कराया था और मेरे बेटे का KG 1 दुबई में कराया। तो मुझे अब क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों के एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, क्या वेज है जो यहाँ के टीचर्स अलग पढ़ाते हैं या फिर इंडिया के टीचर्स अलग पढ़ाते हैं। और हाँ, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत यूजफुल है जो दुबई में एजुकेशन का करियर बनाना चाहते हैं, लाइक एज ए टीचर जो मूव करना चाहते हैं दुबई में। तो ये उनको भी एक अंडरस्टैंडिंग दे सकता है समझने के लिए कि क्या डिफरेंस है या फिर उनको एक्स्ट्रा क्या प्रिपेयर करना चाहिए अगर वो यहाँ दुबई में एज ए टीचर जॉब सर्च कर रहे हैं। तो ठीक है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मैं पहले स्टार्ट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि मेरे बेटे का लाइक बुक्स वगैरह क्या है। वो अभी KG 1 में था लास्ट ईयर, लाइक दिस ईयर जो CBSE का चेंज हुआ तो वो KG 2 में अब चला गया है। ओके, तो पहले मैं क्यान के बारे में बता देती हूँ कि उसका एजुकेशन सिस्टम कैसा रहा है। जब हम दुबई मूव कर रहे थे उस समय उसका एज आई थिंक 1 ईयर था। उस समय उसने 2 से 3 साल तक वो घर पे ही था, हमने उसको कहीं नहीं भेजा था। उसके बाद जब वो 3 साल का हुआ तब हमने उसका प्ले स्कूल जो होता है वो स्टार्ट किया था। प्ले स्कूल में हमने उसको ब्रिटिश बोर्ड में ही रखा था, यूके बोर्ड वाले जो प्ले स्कूल होते हैं उसमें डाला था। एंड उसमें सबसे अच्छी बात ये हुई कि उसमें वहाँ पे स्कूल्स में ना फोनिक्स पे बहुत ध्यान देते हैं, जो ब्रिटिश ये यूके करिकुलम वाले होते हैं। तो वहाँ पे उसने फोनिक्स काफ़ी कैच कर लिया था, तो वो एक गुड थिंग हुआ। और फिर हमने उसको CBSE स्कूल में मूव करा जब उसको वो KG 1 में जाने के लिए उसका एज क्राइटेरिया मैच हुआ। तो जब हमने उसको CBSE KG 1 में मूव करा था तब तक उसको फोनिक्स की क्लैरिटी थी, उसको पूरा समझ में आता था कौन से लेटर्स का फोनिक साउंड क्या होता है और उससे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स क्या होते हैं। आई थिंक एज अ पेरेंट मैंने जो फील करा ना कि जो सेकंड बच्चा होता है वो फर्स्ट बच्चे को देख के ऑलरेडी बहुत कुछ सीख जाता है, क्योंकि फर्स्ट बच्चे के बुक्स और उसके पढ़ने का हैबिट्स एंड द वे दे रीड बुक्स एंड ऑल दोस थिंग्स, तो वो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो सेकंड बच्चे बच्चे में ना थोड़ा सा उनको ये प्लस पॉइंट मिल जाता है, राइट? तो वो थोड़ा फास्ट हो जाते हैं। तो ऐसा हुआ इन द सेंस, ऐसी जर्नी रही ज्ञान की। हमने पहले उसको ब्रिटिश स्कूल में डाला, फिर उसके बाद उसको KG 1 में हमने CBSE में डाला। तो अभी हाल ही में मतलब 2 वीक्स पहले मैंने CBSE की सारी बुक्स स्कूल की रिसीव की है। मुझे लगा कि आई थिंक ये एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन हो सकता है लोगों के लिए, और जो समझना चाह रहे हैं कि कौन सा बोर्ड अच्छा रहता है या फिर किस तरह की पढ़ाई होती है एक पर्सपेक्टिव के लिए। क्योंकि मैंने जब ज्ञान को स्कूल चेंज करना था CBSE में, मैंने भी बहुत सोचा, बहुत सारी डिस्कवरी की, बहुत सारी R&D की, लाइक कहाँ भेजना चाहिए, किस स्कूल में भेजना चाहिए। अभी फिलहाल तो हम लोग दूसरे एरिया में मूव कर गए थे ड्यू टू दिस जॉब लोकेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इस एरिया में जो भी अच्छे CBSE स्कूल थे हमने उसका रिसर्च करा और फिर हमने एक CBSE स्कूल चूज करा जो हमारे बजट में भी हो और हमारे घर के पास में भी हो। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ के स्कूल का फीस जो होता है काफ़ी हाई होता है। समझ लो आपकी 4,000 AD ईयरली से लेकर के आपको 70,000 ईयरली वाले स्कूल्स, हर रेंज के स्कूल्स हैं यहाँ पर। ये हमने स्कूल डिसाइड करने में सबसे पहले ये देखा हमारे घर के पास होना चाहिए और हमारे बजट में होना चाहिए। ऑब्वियसली दैट्स आवर फर्स्ट क्राइटेरिया।
तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्यान के स्कूल में किस तरह से वो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, किस तरह से वो सिलेबस को ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि बच्चे ओवरवेल्म भी ना हो और वो लर्न भी कर सके, लाइक प्लेफुल लर्निंग हो। ऑब्वियसली वो किंडरगार्टन में है तो वहाँ पर प्लेफुल लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। अदरवाइज ये प्रेशर, ये छोटे बच्चों के लिए प्रेशर बहुत बहुत बुरी चीज़ होती है। तो लेट्स स्टार्ट विथ हाउ दे डू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे ना छोटे छोटे बुक्स बना रखे हैं उन्होंने, इन द सेंस उन्होंने जो बुक्स दिए थे, मैं आपको ये बुक्स दिखाती हूँ। तो इस बुक में देखो आपने, उन्होंने ना इस तरह का बुक जो डिज़ाइन होता है, इसमें 3 लेटर्स वर्ड्स को वो प्रायोरिटी देते हैं। तो 3 लेटर्स वर्ड्स ना बच्चे बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं और उन्हें ये टफ नहीं लगता है। इस तरह के बुक्स जब वो पढ़ते हैं ना, तो दे फील कि यस दे आर एबल टू रीड, एंड देन उनको इंटरेस्ट आता है। क्या, क्योंकि वो पहले से ही फोनिक्स की क्लैरिटी थी और उसको पहले से ही बुक्स पढ़ना आता था, तो उसको ये बुक्स बहुत इजी लगते थे पढ़ने के लिए। वो ये बुक्स पढ़ने के साथ साथ वो मेरी बेटी मायरा है, उसके भी बुक्स वो पढ़ लेता था। तो ये हुआ एक पार्ट। दूसरा, उनकी फोनिक्स की वर्कबुक्स होती है, राइट, ये फोनिक्स की वर्कबुक होती है। तो यहाँ पे ये ना बच्चों को बनाने पड़ते हैं, जैसे कि ये लेटर जी है तो जी से क्या वर्ड होगा। ये मैं क्यान को हमेशा इंस्पायर करती हूँ कि वो खुद से ट्राई करे। लाइक बच्चों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इस तरह के पिक्चर्स बनाना, पर इनसे ना उनकी क्रिएटिविटी, इन द सेंस वो बच्चे सोचते हैं दिमाग में कि कैसे बना सकते हैं। अब जैसे ये अनियन, ये मैंने उसको नहीं सजेस्ट करा था, ये उसने खुद की खुद उसने पता नहीं कैसे सोचा, मैं भी बहुत सरप्राइज थी। तो आई थिंक हमें अब जो करना है ना एज ए पेरेंट, हमें उनकी क्रिएटिविटी को अनलॉक करने के लिए उन्हें थोड़ा टाइम देना है। हम इन द सेंस, ये देखो आपने, ये सब उसने ही सोच के बनाया कि क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं। तो ये वाली जो एक्टिविटी होती थी ना, ये काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी, क्योंकि वो खुद से सोच रहा होता है कि क्या वर्ड्स बना सकते हैं, किस तरह का पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा वर्कशीट भी हो सकता है। अगर आप होम स्कूलिंग कर रहे हो या बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हो, तो इस तरह की एक्टिविटी आप भी दे सकते हो उनको। उसके बाद डिफरेंट सब्जेक्ट्स में फोनिक्स के अलावा उनका आता है लिटरेसी। सो लिटरेसी में वो इस तरह के बुक्स होते हैं उनके, वो पहले से ही कार्ड्स वगैरह प्रिंटेड होते हैं और वो हर पेज पे चिपका हुआ होता है। ठीक है, इससे उनको फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कौन से लेटर्स को वो पहले पढ़ाना चाहते हैं, कौन से लेटर्स को बाद में पढ़ाना चाहते हैं। और देखो यहाँ पर ना एक मैंने बहुत अच्छी चीज़ देखी, जो टीचर है ना वो सिर्फ चेक करके करेक्शन नहीं करती है, बट उसके अलावा वो फीडबैक भी लिखती है। तो हर एक करेक्शन के साथ एक फीडबैक वो लिखती है। अब देखो, वेल डन, यू आइडेंटिफाइड एंड रोट दी CBSE वर्ड्स। देन एज अ नेक्स्ट प्रोसेस उसको क्या करना होगा, एज अ नेक्स्ट प्रैक्टिस फॉर्मिंग वर्ड्स रिलेटेड टू दी साउंड Z एंड W। सो इस तरह से ना आई थिंक बच्चों को इनकरेज भी करते हैं वो लोग कि अब आप आगे और क्या कर सकते हो। अब देखो, ये सब क्यान ने लिखा है, ये KG1 में क्यान ने लिखा है। अब देखो उसकी राइटिंग, काफी बड़ा बड़ा लिखा है। ओके, ये हो गया हमारा लिटरेसी। अभी हमारा यहाँ पर एक और सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट को ये बोलते हैं UW। UW क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। UW होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड। तो इसमें ना डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट थिंग्स के बारे में, उनके नाम्स के बारे में, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, या फिर कि वर्ल्ड से रिलेटेड डिफरेंट ट्रांसपोर्ट ले लो, ये लो, इस तरह से वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ाते हैं। जैसे कि देखो, इन्होंने डायनासोर के बारे में पढ़ाया, फ्रूट्स के बारे में पढ़ाया। इसको वो किसी, ये UW सब्जेक्ट की कैटेगरी में उनको इसको डाल देते हैं। जैसे बग्स के बारे में पढ़ाया, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर भी उन्होंने वही स्ट्रैटेजी फॉलो की है। पहले वो चेक करते हैं, फीडबैक देते हैं, वेल डन, यू आइडेंटिफाइड एंड लेवल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी हनी बी। सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हनी बी, ये क्रिएटिविटी भी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर इस तरह से वो जो पिक्चर्स बना करके लाइफ साइकिल, आप देखो यहाँ पर एक छोटे से बच्चे को, मतलब आप देखो लाइफ साइकिल ऑफ ए स्पाइडर, ये बता रहे हैं। तो ये उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि बच्चे बिल्कुल मतलब रट लें या फिर उनको पूरी पूरी की पूरी जर्नी की नेम याद कर ले, पर उनको एक एक्सपोजर मिल गया, राइट, कि इस तरह से
बग्स का लाइफ साइकिल होता है, इंसेक्ट्स का लाइफ साइकिल होता है, राइट। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको याद है हम लोग कब पढ़ते थे, हम लोगों ने पढ़ा था बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल। मुझे याद आ रहा है बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल हमारे साइंस में था, और हमने क्लास 4 में, मतलब मैंने भी सीबीएसई बोर्ड से ही पढ़ा, तो क्लास 4 में हम लोगों ने ये पढ़ा था, 4 या 5 में ऐसा पढ़ा था। सोचो आज के बच्चों के लिए कितना लाइफ डिफरेंट हो गया है, सब्जेक्ट्स कितने टफ हो गए हैं। तो एज अ पेरेंट्स हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें इनकरेज कर सकते हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कहाँ पे वो स्टक हो रहे हैं, और गाइडेंस दे सकते हैं। आई थिंक अभी हैंड होल्डिंग से ज़्यादा ना गाइडेंस की उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहले हम लोग क्या, हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, हमें कुछ नहीं आ रहा है बस जल्दी से आंसर बताया और आगे बढ़ गए। पर मैं वो ऐसा नहीं करती, मैं उनको ना आंसर की तरफ पुश करने के लिए हिंट्स देती हूँ, लाइक ऐसे सोचो, आप ऐसे सोचो। आई थिंक सबसे बड़ा जो हेल्प अभी हम लोग अपने बच्चों को कर सकते हैं ना, उनको गाइडेंस दे सकते हैं, लाइक किस डायरेक्शन में सोचना है। क्योंकि समटाइम्स अगर आप उसको ओपन छोड़ देते हो ना, कभी कभी लॉस्ट हो जाते हैं, छोटे बच्चे लॉस्ट हो जाते हैं, फिर वो बहुत इरिटेशन फील करते हैं, इन द सेंस कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो या इस तरह से थोड़ा बहुत उसको आप हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा यूडब्ल्यू में उन्होंने क्या क्या पढ़ा है, लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच, माय गॉड, टू बी ट्रू, लाइक दिस इज दिस इज वेरी न्यू टू मी ऑल्सो। मैंने नहीं पढ़ा है लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच। अगर मुझसे अभी पूछे ना तो मुझे जा करके गूगल ही करना पड़ेगा। तो या this is what, like how a policeman, what are the accessories of a policeman happens and all those things. So yeah, ये मुझे बहुत interesting लगा। UW, as a UW subjects they are teaching this was new to me, this was new to me. Okay, फोनिक्स हो गया, और अब मैं आपको दिखाती हूँ मैथ्स में। तो मैथ्स में ना उनको इस तरह से देते हैं, आप ये देखो। तो मैथ्स में उन्होंने सबसे पहले काउंटिंग से स्टार्ट करा, ठीक है, और काउंटिंग के बाद ये देखो फिर से यहाँ पे उन्होंने वही पैटर्न फॉलो करा। गुड जॉब क्यान, you could identify and write numbers 1 to 5, and now as a next action item what he needs to do, practice counting more object to reinforce the concept. So इस तरह से ना टीचर्स इंकरेज करते हैं कि what next they can do as a challenge। आप ये देखो इस तरह से सेम वो हर पेज पे जब भी चेक करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग उन्होंने बनवाई है, और फिर यहाँ पे उन्होंने काउंटिंग लिखवाई है, और नीचे में उन्होंने फीडबैक लिखा है। तो एज ए टीचर जो भी लोग दुबई में जॉब खोज रहे हो, या मतलब टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, तो दीज आर द सम ऑफ द फॉर्मेट, सम ऑफ द इनपुट्स यू कैन यूज इन योर इंटरव्यूज एंड ऑल, टू टेल लाइक यू वांट टू फॉलो लाइक दिस। और ये देखो इस तरह से पहले से ही वो ना प्रिपेयर करके रखते हैं, जो हेल्पिंग टीचर्स होते हैं ना, वो पहले से ये सब स्टिक लगा करके और प्रिपेयर करके रखते हैं कि नेक्स्ट क्या पढ़ाया जाएगा क्लास में। ओके, ये मैंने आपको बता दिया उनके सारे सब्जेक्ट्स, लाइक मैथ्स, यूडब्ल्यू, लिटरेसी, फोनिक्स एंड रीडिंग बुक्स, राइट। अभी मैं आपको दिखाती हूँ उनकी एक्टिविटी शीट्स। तो मैंने कुछ एक्टिविटी शीट्स निकाल के रखी है, जैसे कि ये देखो आप, ये एक एक्टिविटी शीट है, और भी बहुत सारी है। और यहाँ पे देखो उन्होंने ये कराया है, रिकलेक्ट इलस्ट्रेशन द फेवरेट सीन फ्रॉम द स्टोरी, लाइक उनको एक स्टोरी पहले पढ़ाया है, उसमें बहुत सारे सीन्स थे, वो सीन्स दिखाया है, और फिर उसको यहाँ पर उस स्टोरी से अपने माइंड मैप से करेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए बोला है, राइट। तो इस तरह से सोचो आप, इस तरह से ना उनको चैलेंज करते हैं बच्चों को, इस तरह से उनके मेमोरी को चैलेंज करते हैं। अ बग ऑन अलर्ट, लाइक पिक्चर देख करके उनको लिखना है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। एंड क्यान ने ना अब कर्सिव राइटिंग भी लिखना शुरू कर दिया है, तो ही हैज पिक्ड ऑन द कर्सिव राइटिंग एज वेल। ओके ओके, सो ये हो गया उसका एक्टिविटी शीट्स। और भी बहुत सारे एक्टिविटी शीट्स है, मैंने बस थोड़े बहुत निकाल करके जितना मैं आपको दिखा सकूं उतना ही मैंने निकाला था।
अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर असेसमेंट्स कैसे करते हैं वो बच्चों को, क्योंकि उनको एक ट्रैक रखना पड़ता है कि बच्चों ने कहाँ तक सीखा है, कौन कौन से टॉपिक्स में वो स्ट्रांग है, या फिर कौन से टॉपिक में उनको और सपोर्ट चाहिए। तो वो भी मैंने निकाल के रखा है। जैसे अब देखो, जैसे ही यहाँ पर ये देखो उन्होंने ना फोल्डर्स बना के रखे जिसमें वो सारे ट्रैक्स रखते हैं कि बच्चों ने क्या आंसर लिखा इस क्वेश्चंस का। लाइक समझ लो आप, क्वार्टरली भी नहीं बोलूंगी मैं, हर 3 to 4 वीक्स पे, हर मंथ एंड पे वो एक काइंड ऑफ असेसमेंट्स आप बोल सकते हो, एग्जाम भी नहीं बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर क्लास 1 तक एग्जाम्स नहीं होते हैं। उसके पहले तक वो बस असेसमेंट्स लेते हैं। तो उन्होंने ना डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स बना रखे थे कि ये लिटरेसी या लिटरेसी, एंड देन दिस अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, देन मैथ्स, राइट। अभी मैं आपको कुछ थोड़े से इसके अंदर के दिखाती हूँ किस तरह के उनके वर्कशीट्स होते हैं जो इवैल्यूएशन के लिए वो यूज करते हैं, राइट। नाउ सी दिस, ये एक वर्कशीट है जो वो इवैल्यूएशन में यूज करते हैं, राइट। दिस इज टू क्रिएट आईजी राइमिंग वर्ड कैप्शन, राइट। आईजी राइमिंग वर्ड कैप्शन, कैप्शन मीन्स लाइक आप एक छोटा सेंटेंस लिख रहे हो, नॉट जस्ट द वर्ड, नॉट जस्ट द फिग, नॉट जस्ट द गिग or the wig, you are adding it with some words, okay। so इस तरह से ये टेस्ट लेते हैं। मेरे पास और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, आप ये देखो, राइट। तो आप देखो इसमें भी वही सिस्टम उन्होंने करा है कि आप पहले फीडबैक देते हो और फिर क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो वो देते हो, राइट। इससे ना पेरेंट्स के लिए भी इजी होता है समझना कि क्या बच्चों को कहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो ये था उनका वे ऑफ टेकिंग द असेसमेंट्स इन द किंडरगार्टन। और अभी मैं आपको एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ना एक जर्नल होता है, जर्नल इन द सेंस हर क्लास में ना वो आपका ट्रैक करते हैं जर्नी, लाइक बच्चे की जर्नी क्या रही है, कैसा उसने परफॉर्म करा है। और इस ये जो ट्रैक है ना, इस ट्रैक के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि बच्चे का क्या परफॉर्मेंस रहा है और किस तरह की एबिलिटी रही है, कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, जहाँ वो लोग और हेल्प कर सकते हैं बच्चों को इम्प्रूव करने में और एक्सेल करने में। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ जर्नी जो वो इस तरह से फाइल में ट्रैक करते हैं, राइट। मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये इनका जर्नल होता है, वो हर स्टेज पे ट्रैक करते हैं आफ्टर द असेसमेंट्स, लाइक हाउ दे आर परफॉर्मिंग इन द सेंस आर दे एबल टू डू थिंग्स ऑन इंडिपेंडेंटली और नॉट, राइट। इवन जो लोग होम स्कूलिंग करते हैं ना उनके लिए भी एक टेम्पलेट आता है जहाँ पर उनको ये जर्नल प्रिपेयर करना पड़ता है कि बच्चे ने क्या क्या कवर किया है, कहाँ पे उसने किस तरह का असेसमेंट हुआ है एंड ऑल दोज थिंग्स, ताकि वो नेक्स्ट क्लास में मूव कर सके। आई थिंक होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, मैंने जहाँ तक रिसर्च करा था वहाँ तक उन्होंने ऐसा था कि वो हर हर क्लास के वाइज पढ़ाते हैं, लाइक होम स्कूलिंग में भी एफर्ट होता है, वो पढ़ाते हैं प्लस एक कुछ असेसमेंट्स की पूरी जर्नी रखते हैं, ताकि जब वो फाइनली मान लो कि बोर्ड एग्जाम्स में जा रहे हो या फिर कहीं गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह में जा रहे हो तो वो जर्नल एज अ रिपोर्ट कार्ड यू कैन थिंक ऑफ वो सबमिट कर सकते हैं। तो अभी वहां नहीं जाते अभी हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ये देखो independently, like how he is able to do like some AB pattern, he is able to do it or not। so इस तरह से वो ट्रैक करते हैं। ये देखो आप zigzag लाइन, zigzag scissors cuttings and all those things, ये सब पार्ट ऑफ दी सेम जर्नी ट्रैकर आता है। तो मैं क्या बताना चाह रही थी ना कि आजकल हर जगह, एक्चुअली इंडिया में भी हम हर जगह पे एक्टिविटी ड्रिवन लर्निंग ही होती है, क्योंकि मायरा भी जब वहाँ पर थी तो वहाँ पर भी उसके एक्टिविटी ड्रिवन लर्निंग ही होती थी। पर यहाँ पे मैंने जो फील करा ना कि थोड़ा बच्चों पे प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं डालते हैं, और मे बी यू कैन सी इट लाइक दिस कि वो भीड़ जो होती है ना, लाइक इंडिया के स्कूल्स में काफ़ी भीड़ होती है, तो वो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे रेशियो ऑफ टीचर एंड द हेल्पर वो थोड़ा मतलब सही है।
उस हिसाब से देखा जाए तो सही है। तो आप अगर टीचर के साथ वन ऑन वन में जाओ या फिर मीटिंग्स में जाओ, तो आपको समझ में आता है कि दे आर क्लोजली वॉचिंग योर किड्स, राइट। सो ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी अच्छी लगी। यू कैन थिंक ऑफ कि मायरा और क्यान के कंपैरिजन में, उसके उनके स्कूल्स के कंपैरिजन में। तो या राइट नाउ आई एम कंटिन्यूइंग विथ सीबीएसई बोर्ड ओनली। मुझे लगता है कि सीबीएसई में थोड़ा रिगर होता है, और मैं आगे देखती हूँ, मुझे नहीं पता आगे मैं ब्रिटिश बोर्ड में बच्चों को डालूंगी कि नहीं डालूंगी। पर अभी के लिए फिलहाल क्यान इज डूइंग गुड, एंड ऑल्सो आई लाइक द वे दे आर कीपिंग इट लाइट एंड ऑल्सो ट्रैकेबल फॉर पेरेंट्स। क्योंकि क्या होता है ना कि जब बहुत सारा एक्टिविटी शीट्स एंड बहुत सारा बुक्स एंड यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स, तो राइट नाउ 10 like 5 to 6 apps they give for kids to do this and that. To be true, like I am old fashioned still, and I believe in physical books. I believe in physical books so that it's easy for kids to not get distracted and be on the track of learning, और उनके लिए भी काफ़ी easy हो जाता है mentally कि उनको बस अपना book उठाना है, उसमें लिखना है, और that is what they're learning. So when जब scope काम का defined होता है ना, तो बच्चे जल्दी वो काम को पिक कर लेते हैं, राइट। अदरवाइज वो थोड़ा हैवी लगता है। तो मैं ये मतलब अभी क्यान के स्कूल में मुझे ये अच्छा लगता है कि बहुत ज़्यादा वो ऐप ड्रिवन नहीं है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द यूएई स्कूल्स में मैंने जितना भी फीडबैक कलेक्ट करा या फिर मैंने जितना भी खुद से रिसर्च करा, एप्स पे बहुत सारा चीज़ होता है, लाइक डू द स्पेल टेस्ट, डू दिस, डू दैट, डू ऑनलाइन रीडिंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो बहुत लंबी लिस्ट होती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्यान के स्कूल में कि सब कुछ फिजिकली ड्रिवन था, लाइक फिजिकल बुक्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो या दिस इज व्हाट लाइक आई विल से एज अ स्टडीज, इट्स नॉट ओनली ऑन द स्कूल। आई थिंक ये बच्चों पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। मुझे लगता है कि क्यान बीइंग अ सेकंड किड, उसको ऑलरेडी पहले से एक्सपोजर था कि हाँ बच्चों को पढ़ना होता है, स्कूल जाना होता है, तो इतना ड्रामा नहीं है, और वो पिक कर लेता है चीज़ों को। तो इसीलिए आई थिंक स्कूल और बच्चे दोनों ने मिल करके थोड़ा बैलेंस बनाया यहाँ पे। और या मुझे शायद ये भी एक रीज़न है कि मुझे ये स्कूल भी अच्छा लग रहा है, और द वे द टीचर हैव डॉक्यूमेंटेड एवरीथिंग एंड द वे दे दे आर ट्रैकिंग द प्रोग्रेस। तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं दूंगी इस स्कूल को 8 out of 10। तो या सो ये था मेरा ओन पर्सनल पर्सपेक्टिव। आपको अगर किसी भी स्कूल के बारे में पता करना हो कि वो स्कूल की परफॉर्मेंस कैसी है, या फिर आपको किसी भी बोर्ड के बारे में पता करना हो, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। मैंने जो अपना रिसर्च करा है, मेरी जो खुद की पर्सनल ऑनेस्ट ओपिनियन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आपको खुद से ज़्यादा और भी रिसर्च करना है, तो आप KSDA का जो साइट होता है ना, जहाँ पर स्कूल्स की रेटिंग्स होती है, तो आप उस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर आपको हर एक स्कूल का स्पेसिफिक डिटेल्स, लाइक किस एरिया में वो वेरी गुड है या किस एरिया में वो एक्सेलेंट है, आपको पर एरिया वाइज भी वहाँ पे मार्किंग मिल जाएगी। तो या आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको लगा कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुआ हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम।